काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। बांद्रा घटना पे ही हितेश पटेल जी मैं आज बात करूंगी और मैं उसीलिए आज लाइव आई हूँ। ये जो बांद्रा वाली जो घटना है वो संयोग है या प्रयोग है? डेफिनेटली ये प्रयोग है, संयोग हो ही नहीं सकता है। और मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगी, जैसे कि हमने दिल्ली वाली घटना देखी थी, वहां केजरीवाल की सरकार है, कैसे इन लोगों ने भ्रमित किया मजदूर वर्ग को और रॉन्ग SMS भेजे, व्हाट्सएप मैसेज भेजे और उन मजदूरों को बसों में भरकर यूपी दिल्ली बॉर्डर के वहां छोड़ दिया। दूसरी चीज हमने ये देखी कि कैसे वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे षड्यंत्र में, जो दिल्ली आनंद विहार वाली घटना थी उसमें शामिल था। ऐसे सारी बातें पीछे से जानने में मिली है। बांद्रा में जो हुआ, अब देखो बहुत से लोग काउंटर कर रहे कि ये सारे मजदूर है, बहुत कह रहे बिहारी मजदूर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बांद्रा में जहां ये लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं इनकी ही बातों में इनको काउंटर कर आपको तथ्य पहुंचाऊंगी कि बांद्रा में सबसे पहले ये जहां इकट्ठे हुए वो जो एरिया है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। उस एरिया में 70% मुस्लिम जनसंख्या, जो आसपास जहां एरिया में ये इकट्ठे हुए, बांद्रा की जामा मस्जिद बांद्रा वेस्ट की, वहां पे आसपास में जो झोपड़पट्टी एरिया है, जो स्लम एरिया है, वहां पे सारे मुस्लिम रहते हैं। 70% जनसंख्या जो है वहां की मुस्लिम बहुल्यक है, नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों ने ये कहा कि ये सारे मजदूर अपने गंतव्य तक जाना चाहते थे, इसलिए ये इकट्ठे हुए। मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने 3-4 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र बंद रहेगा। तो उद्धव ठाकरे कोई क्लर्क तो है नहीं, मुख्यमंत्री है। तो अगर उसने, नरेंद्र मोदी जी ने तो आज सवेरे 10 बजे अनाउंस किया है, तो इनको ही काउंटर करते हुए मैं कह दूं कि महाराष्ट्र तो लॉकडाउन ही था 30 अप्रैल तक। मोदी जी ने आज अनाउंस किया है और मोदी जी ने भी सुबह 10 बजे आके अनाउंस कर दिया था। तो जो SMS या जो व्हाट्सएप मैसेज जो मजदूर पढ़ रहा है, जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है इंटरनेट के इस जमाने में, क्या उस तक ये सवेरे 10 बजे वाला मोदी जी का मैसेज नहीं पहुंचा होगा? बेशक पहुंचा होगा। पर कुछ असामाजिक तत्व, वो भी मुस्लिम असामाजिक तत्वों द्वारा रचा गया ये षड्यंत्र है। इस एरिया का जो विधायक है, जो बाबा सिद्दीकी का बेटा है जिसान सिद्दीकी, वो इस एरिया का विधायक है। हालांकि उन्होंने अभी टीवी पर आकर काफी कुछ कहा है कि हमने भीड़ को समझाया है, हमने ये किया है, वो किया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना है। पर ये कैसे पॉलिटिकल मोटिवेटेड है मैं आपको बताना चाहूंगी। ये हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई। नंबर 1 ये कहा कि यूपी, बिहार और बंगाल से है। तो मैं इनको काउंटर कर दूं कि यूपी, बिहार और बंगाल की जो ट्रेनें जाती है वो CST और दादर से जाती है, ना कि यहां से जाती है बांद्रा से। नंबर 2, ट्रेनें सारी बंद रहेगी। वो सुबह 10 बजे ही नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था। 4 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र 30 अप्रैल तक के लॉकडाउन के लिए अनाउंस कर दिया था। तो 4 बजे इस भीड़ को जानबूझ के व्हाट्सएप मैसेज द्वारा बुलाया गया है, जो तथ्य सामने आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो भी भीड़ आई थी, हमने जो आनंद विहार वाली घटना देखी थी, मजदूरों के पास में सामान था। ये जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, किसी के पास थैले, बैग, सामान कुछ नहीं था। ये ऐसे ही आ गए थे, ये सारे के सारे मजदूर। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो तबका मजदूरों का था, उसमें 70 to 80% मजदूर जो है वो मुस्लिम बहुल्यक इलाके के थे और वो मजदूर बांग्लादेशी मुस्लिम है, जो पश्चिम बंगाल में माइग्रेट हुए थे। और पश्चिम बंगाल के मालदा एरिया में 80% ये जो इस भीड़ का हिस्सा थे वो मालदा वाले मुस्लिम बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में माइग्रेट हुए मुंबई में काम करने वाले मजदूर थे। तो आप ये पूरा षड्यंत्र समझ रहे हैं। मेरा सिर्फ एक प्रश्न दिमाग में आता है कि क्यों ये मालदा, पश्चिम बंगाल के मालदा एरिया के ही मुसलमान मजदूरों को टारगेट किया गया? नंबर 1। नंबर 2, ये सारे बांग्लादेशी मुसलमान थे। नंबर 3, जमा मस्जिद एरिया में इकट्ठा होना, जहां का विधायक बाबा सिद्दीकी, जो कि बहुत जाना माना चेहरा है मुंबई और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, उस बाबा सिद्दीकी का बेटा जो है जिसान सिद्दीकी, वहां का विधायक है। वहां पे ये सारे इकट्ठे हुए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो सारे हिंदू, मैंने नहीं करा है, मैं तो सिर्फ जवाब देना ही हूँ, हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रही हूँ। बहुत से लोग आके कह रहे हैं ये बिहारी हिंदू भाई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी जो लोग थे, ये हजारों की संख्या में, इनको जब बाबा सिद्दीकी का बेटा जिसान सिद्दीकी एड्रेस कर रहा था तो वो अल्लाह अल्लाह बुला रहा था उनके मुंह से, और सबने हाथ ऊंचा करके अल्लाह बोला है। ये वीडियो है पब्लिक डोमेन में। अगर हिंदू होता तो हाथ ऊंचा करके अल्लाह अल्लाह के नारे नहीं लगाता। तो आप पहले ये वीडियो सुन लीजिए। देखो, अब ये सब हाथ ऊंचा करके बोल रहे हैं अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ईमान वाले हैं ये अल्लाह की तरफ से है। अगर जो बोल रहे हैं अल्लाह की तरफ से नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। बोलो अल्लाह की तरफ से है क्या? नहीं। तो फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो यहाँ साबित हो जाता है जामा मस्जिद, उसके एग्जैक्ट बाहर ही क्यों बुलाया? क्योंकि मैं आपको ये षड्यंत्र का पर्दाफाश करती हूँ। जाओ, मेरा दिमाग चल रहा है, मुझे इस वक्त 2500 लोग देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ये सब बात अपने दिमाग में लाए और आप स्प्रेड करें आसपास के लोगों में कि हो सकता है तबलीगी जमाती आजकल जहां भी छुपे हैं वो सारे मस्जिद में ही छुपे, आपके और हमारे घरों में नहीं छुपे। और ये मस्जिद में हो सकता है कोई तबलीगी कोरोना इन्फेक्टेड
जमाती इसमें छुपा हो, इसलिए जो ये भीड़ है उसको जमा मस्जिद के बाहर इकट्ठा किया ताकि इस भीड़ के साथ वो मस्जिद से बाहर निकल के इसमें मिक्स हो सके। ये मेरा अनुमान है, मैं अपने अनुमान से बोल रही हूँ। ये भी हो सकता है कि इसने कोई कोरोना इन्फेक्टेड जानबूझ के प्लांट किया हो, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुझे लग रहा है। वो कोरोना इन्फेक्टेड इसमें प्लांट किया हो तो बहुत आसानी से ये लोग हजारों में इन्फेक्शन फैला सकते हैं और हजारों से ये इन्फेक्शन लाखों में जाए। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब पहला लॉकडाउन मोदी जी ने जब अनाउंस किया तो उसके बाद जब तबलीगी जमात का आया, हमारी भारत की सिचुएशन बहुत कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे ही तबलीगी जमात वालों ने दिल्ली से निकलकर, निजामुद्दीन मरकज से निकलकर उन्होंने पूरे भारत में फैल गए और पूरे भारत में इसको स्प्रेड कर दिया। अगर ये तबलीगी जमाती नहीं होते ना तो भारत का केस 2 या 3 हजार से ज्यादा होता ही नहीं, जो आज 10,000 को पार कर चुका है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताती हूँ कि जमा मस्जिद के बाहर इकट्ठे होने का हो सकता है यही कारण था, क्योंकि ये जो असामाजिक लोग हैं, मुस्लिम तबके के कुछ लोग जो चाहते थे कि इस कोरोना को स्प्रेड करा जाए, और जमा मस्जिद में हो सकता है वो इन्फेक्टेड तबलीगी जमाती छुपा हो और वो इसमें भीड़ में शामिल हो। तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि कितना खतरनाक षड्यंत्र ये है कि ये हजारों से लाखों में स्प्रेड हो सकता है ये वायरस। मजाक नहीं चल रहा है कोई। जितने पुलिसकर्मी उस वक्त, जो पुलिस दल था, वो पुलिस में ये इन्फेक्टेड हो सकता है। कितने लोगों में, ये लाखों लोगों में पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। इन्होंने लॉकडाउन 1 भी ब्रेक करा, लॉकडाउन 1 को खराब करने की पूरी कोशिश करी, अब ये लॉकडाउन 2 को भी खराब करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इनके इन प्रकार इनको मोदी जी को टारगेट करना है। और टारगेट करने के लिए इनके पास इकोनॉमी के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है, और ये चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी खराब होए, भारत आर्थिक संकट को फेस करे, लॉकडाउन बढ़ता जाए और आर्थिक संकट भी बढ़ता जाए, इसलिए ये उनका पूरा षड्यंत्र था। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान देने की बात है, जो ये बिहारी हिंदू मजदूर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत गहराई से ये पूरा शाम की न्यूज आने के बाद पूरा डिटेल निकाला है कि जो बिहारी हिंदू मजदूर जो है वो ज्यादातर जोगेश्वरी, अंधेरी, गोरेगांव, दहीसर, कांदीवली ये एरिया में रहता है, और जो मुस्लिम मजदूर है वो ये बांद्रा ईस्ट वेस्ट के जो रेलवे ट्रैक के जो जोन है जहां पे वो झोपड़ बस्ती बनी हुई है वहां पे रहता है। अगर वो बिहारी हिंदू होता तो क्या जोगेश्वरी और अंधेरी इन सबके यहाँ पे सारे बैरिकेड्स लगे हुए पुलिस के, एक जगह से दूसरी जगह आप जा ही नहीं सकते, और अगर वो साधन भी उनको नहीं मिलता तो पैदल भी अंधेरी से बांद्रा या गोरेगांव से बांद्रा वो इस 4 बजे तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये उसी एरिया के लोग थे, और वहां से 1 किलोमीटर दूर जो है मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे का मकान है, जहां वो रहता है मातोश्री में। उद्धव ठाकरे में फिर से कह रही हूं मुख्यमंत्री है, उनकी नाक के नीचे हजारों लोग उनके ही एरिया के इकट्ठे हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता तो ये किस बात के मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे घर के बाहर हम निकल नहीं सकते, आपको पता है, हमारे घर के बाहर गली के नीचे यहाँ पे भी पुलिस घूमती है, जबकि हम सेफ जोन में हैं। हमारे यहाँ का एक भी केस नहीं है, हमारे सिटी का कोरोना पॉजिटिव का एक भी केस नहीं आया अभी तक, फिर भी हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जहां मुंबई में, अकेले मुंबई में 1700 से ज्यादा केस है, 110 या 120 जितनी वहां मौतें हो गई है। मुंबई डेंजर जोन में है, अभी रेड जोन में है, और उस मुंबई में उस सीएम के, मुख्यमंत्री के इलाके में इतनी तादाद में भीड़ कैसे जमा हो गई? तो ये कोई अंधेरी, जोगेश्वरी, दहीसर से आए हुए लोग नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सीएसटी जाना चाहिए था इनको, या दादर जाना चाहिए था, तो वहां तो कोई मजदूर नहीं पहुंचा। अगर मजदूर को अपने गंतव्य तक जाना ही था तो सीएसटी दादर जाता ना, वहां से ट्रेनें चलती है। इनकेस अगर उनके दिमाग में ये भ्रम है कि ट्रेन स्टार्ट होने वाली है तो उनको ये भी पता है कि ट्रेन कौन से स्टेशन से चलती है। तो ये सब बांद्रा में ही जम्मा मस्जिद के यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र है। मस्जिद में कोई ना कोई कोरोना इन्फेक्टेड तबलीग की जमाती छुपा था और उसको इस भीड़ में डालना था, ताकि ये जो पूरा वायरस है वो हजारों में फैले और हजारों से लाखों में फैले, और ये लॉकडाउन जो इनकी वजह से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इनका करा हुआ हम भुगत रहे हैं। हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह सारे कानून नियम का पालन करते हुए घर में बैठे हैं, सरकार की बात मान रहे हैं, लेकिन ये सरकार की और हमारे किए कराए पर पानी फेरने वाली ये जमात। और ये मत भूलिए कि 24 तारीख से रमजान शुरू हो रहा है, इनके नाटक और बढ़ेंगे। आप रमजान शुरू होने दो 24 तारीख से, ये क्या क्या करते, क्योंकि ये जमात सुधरने वाली नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, पर आप लोग हमें मजबूर कर देते हैं कि हमें फिर बोलना पड़ता है। अब मैं तो कोई नेता, मंत्री या कोई मीडिया वाली तो हूं नहीं कि मुझे डर लगे सत्य बताने में कि मेरी रोजी रोटी छीन जाएगी या मेरा वोट बैंक छीन जाएगा। मैं तो जो सत्य है वो बोलती हूँ, ना मुझे कोई पाने की लालसा है, ना मुझे कोई खोने का गम है। एक और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही ये सारी भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई जमा मस्जिद के बाहर बांद्रा में, उसी वक्त वारिस पठान, आप जानते हो ये वही वारिस पठान है जिसने कहा था कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात है। जो ओवैसी की पार्टी से बिलोंग करता है वो वारिस पठान उस वक्त ट्वीट करता है, और ट्वीट करके वो और इसको मोटिवेट करता है कि सभी मजदूरों को पहुंचा देना चाहिए, मजदूरों को गंतव्य तक ले जाना चाहिए। ये वारिस पठान खुद ऐसे भड़काऊ ट्वीट करता है, और वारिस पठान अपने इस ट्वीट में
पूरा निशाना सरकार पर साधता है। दूसरा मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि एनसीपी का जो होम मिनिस्टर है, जो महाराष्ट्र स्टेट का होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख, ये अनिल देशमुख का साथी विनय दुबे एक लाइव वीडियो करता है ट्विटर और फेसबुक पर। उस लाइव वीडियो में कहता है नरेंद्र मोदी के और सरकार के शासन की धज्जियां उड़ाते हुए, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए वो लोगों से अपील करता है कि आप 18 अप्रैल को सीएसटी स्टेशन पर आइए, मैं देखता हूं कौन किस किस बाप की ताकत है मुझे रोकने की। मैं मजदूर, वो अपना कुछ तथाकथित ऐतिहासिक मजदूर आंदोलन कुछ चला रहा है और वो कोई मतलब ये कोई उत्तर भारतीय संघ मंच का कुछ छुट किया कुछ है, जिसके पिताजी के ताल्लुकात एनसीपी के महाराष्ट्र के अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है उसके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात है। तो ये कैसे पूरा षड्यंत्र रचा गया है ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगी कि वारिस पठान ने जब ये कहा कि मजदूरों को, वारिस पठान साथ में ये भी कहता है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तो मजदूरों को प्रोटेस्ट के लिए आगे आना चाहिए, तो वो और आग में घी डालने का काम कर रहा है। और बहुत सही कहा इन्होंने, कहा ना 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है, 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। मैं कहती हूँ हाँ, तुम तबलीग की जमाती जो तुम्हारा है ना वो आज पूरे हिंदुस्तान पे भारी पड़ गया। बिल्कुल सही कहा आपने, आप लोग भारी हो हम पे, इतने भारी हो कि 1947 का भार हम अब तक 70 साल से ढोते आ रहे हैं और हम लोग परेशान होते जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाई हुई है, हम लोग जो पालन कर रहे हैं सरकारी नियमों का उसकी धज्जियां उड़ाए हुए हो। ये लोग डायरेक्ट आतंकवाद नहीं भेज सकते। 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, भारत के अंदर कहीं भी किसी स्टेट में डायरेक्ट आतंकवाद नहीं फैला है। इसलिए अब ये चाइनीज वायरस कोरोना जिहाद फैला रहे। मानव बम होता है ना, वैसे अब ये कोरोना बम बन गए। और ये अपने ही, आप देखो भारत के जितने भी केस हुए उसमें 70% लगभग सारे स्टेट्स में, इंक्लूडिंग हमारा गुजरात, उसमें इन लोगों के केसेस है मुसलमानों के। उसमें भी अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना और इंदौर, इवन भावनगर जो गुजरात का है और बड़ौदा जो गुजरात का है, इसमें 70 to 96% केसेस इन जमातियों के संपर्क में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट संपर्क में आने से हुआ है। इवन हमारे गुजरात के भावनगर में 100% केसेस इन तबलीग की जमातियों की वजह से हुआ है। बड़ौदा में इनकी वजह से हुआ है। पाटन जो है गुजरात का, उसमें 100% केसेस इनकी वजह से हुए, तबलीग की जमाती और इनके टच में आने वाले उन मुसलमानों की वजह से। तो अगर आप ये कहते हो कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सॉरी, हम वो कर रहे हैं जो आप कर रहे हो और वही चीज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तभी तो ना आप सामने आ रहे हो। आप पुलिस वाले पे पत्थरबाजी करते हो, नर्सों के सामने आप नंगे होके घूमते हो, ये आपका इस्लाम आपको सिखाता है। आप डॉक्टरों पर थूकते हो, पुलिस वालों पे थूकते हो, मीडिया वालों पे थूकते हो, तो आप ये क्या प्रूव करना चाहते हो? आप कोरोना जिहाद फैला रहे हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी और मैं यही कहूंगी कि इन लोगों से आप अब अपना, मैं ये नहीं कह रही हूं हम बहुत सेक्युलर है, लेकिन अब समय आ गया है कि अपनी और अपने परिवार की, अपने आसपास की फिक्र हमें करनी होगी। इन लोगों से सामान, सब्जियां, फल फ्रूट जो भी खरीदते हो, आप इनके आईडी प्रूफ चेक करो और फिर ही खरीदो, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तरह से ये कोरोना बम बनकर ये सब जगह कोरोना फैला रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि ये लॉकडाउन 2 भी सक्सेसफुल हो। आज इतनी मुश्किल से हम लोग 21 दिन का पालन कर रहे थे और ये एक्सटेंड किया इनकी वजह से नरेंद्र मोदी ने, और ये एक्सटेंड करने के बाद आज मुंबई में ये लोग फिर से ये चीज फैला रहे हैं ताकि ये चेन जो है वो टूटे नहीं और ये कोरोना बढ़ता जाए। तो मैं यही संदेश आपको देने आई थी और मुझे लगता है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। ये जमात जो है, ये जंगली जमात जो है, इनसे अच्छे तो जंगल में रहने वाले वो जंगली जानवर है जो जंगल में रह के भी डिसिप्लिन में रहते हैं, वो कम से कम अपनों को हानि नहीं पहुंचाते। ये वो लोग हैं जो अपने ही बाल बच्चों, अपने परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस और अपनी ही जमात को हानि पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां तक हो सके इनसे दूरी बना के रखिए। और मैं कल आऊंगी वापस लाइव, और लाइव आकर मैं आपको सारे तथ्यों के साथ आंकड़े दूंगी कि कितने टोटल केसेस थे। सपोज के यूपी में 657 केसेस है तो 358 मरकज के हैं, हरियाणा में 184 केसेस में से 110 मरकज के, दिल्ली के 1500 केसेस में से 1100 से ज्यादा केस मरकज के हैं। तो मैं ये सारे आपको तथ्यों के साथ आंकड़े दूंगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और इन लोगों से बचिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।